भारत सरकार का 2024-2025 का जो केंद्रीय बजट है वो संसद में प्रस्तुत कर दिया गया है। उसके पहले हलवे का आयोजन किया जाता है, आपको तो पता ही है। और पूरे साल जो है ये जो वित्त मंत्रालय है उसकी पूरी टीम जो है बजट बनाने के इस कार्यक्रम को अंजाम देती है। बहुत सी बारीकियों पर ध्यान देती है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों से बातचीत करती है, उनके रिक्वायरमेंट को देखती है और उसके बाद उसे अमली जामा पहनाया जाता है। देन उसके बाद केंद्र सरकार के साथ बैठकर बातचीत होती है और फाइनल प्रिंट आउट निकाला जाता है। और उसके बाद सबसे पहले जो हमारी वित्त मंत्री हैं वो जाती हैं राष्ट्रपति भवन, उनसे मिलती हैं। और जैसा कि इस बार भी वो राष्ट्रपति भवन गई और उसके बाद जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने उनको दही खिलाया। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण के पहले दही खिलाया था, मुंह मीठा करवाया था, ठीक उसी प्रकार उनका भी मुंह मीठा करवाया। और कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग्स रहती है कि भाई आप जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। तो इस बार का जो बजट है एम्प्लॉयमेंट की थीम पर बेस्ड है। ये क्या है एम्प्लॉयमेंट, हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन कैसा है आज का बजट और इस बार के बजट पर आपकी क्या राय है, ये जानना सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो अपनी राय तैयार रखें। तो इस बार का जो बजट है वो एम्प्लॉयमेंट थीम पर है। ई मींस एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। इसके बाद है एम यानी कि MSMES, उसको इससे कोरिलेट किया गया है। उसके बाद है P मतलब प्रोडक्टिविटी, EMP। और लैंड, L से मतलब है लैंड, O से मतलब है अपॉर्चुनिटी, Y से मतलब है यूथ और M मिडिल क्लास के लिए रखा गया है। इसके बाद आता है ई के साथ एनर्जी और सिक्योरिटी की बात की गई है, मतलब सोलर एनर्जी भी है और साथ ही साथ बाकी बिजली की भी बात होगी। और एन जो है उसका मतलब है न्यू जनरेशन रिफॉर्म, मतलब ये कि नई पीढ़ी को जोड़ना है और नई पीढ़ी के लिए कार्य करना है। और टी मतलब टेक्नोलॉजी। तो कुल मिला के 2024-2025 का जो केंद्रीय बजट है वो एम्प्लॉयमेंट थीम पर आधारित है और इसमें यूथ को सबसे ज्यादा महत्ता दी गई है। इसके साथ साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी को दी गई है, इसके साथ साथ स्टार्टअप को दी गई है, इसके साथ साथ बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो यूथ के लिए लेकर आए हैं, महिलाओं के लिए लेकर आए हैं। मिडिल क्लास के लिए क्या है खास, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। Employment and investment. I have a few proposals to promote investment and foster employment. First of all, to bolster the Indian startup ecosystem, boost the entrepreneurial spirit, and to support innovation, I propose to abolish the so-called angel tax for all classes of investors. Second, there is tremendous potential for cruise tourism in India. To give a fillip to this employment-generating industry, I am proposing a simpler tax regime for foreign shipping companies operating domestic cruises in the country. Third, India is a world leader in the diamond cutting and polishing industry, which employs a large number of skilled workers. To further promote the development of this sector, we would provide for safe harbor rates for foreign mining companies
selling raw diamonds in the country. Fourth, to attract foreign capital for our development needs, I propose to reduce the corporate tax rate on foreign companies from 40 to 35%. Deepening the tax base. I have a couple of proposals for deepening the tax base. First, security transaction tax on futures and options of securities is proposed to be increased to 0.02% and 0.1% respectively. Second, for reasons of equity, I propose to tax income received on buyback of shares in the hands of recipients. इस बार के केंद्रीय बजट में एनर्जी को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और जिस प्रकार से वित्त मंत्री ने बताया कि हमारे भारत देश में 1.28 करोड़ लोगों ने क्या किया है, सोलर जो सिस्टम है, जो पैनल है, उसको अपने घर की छतों पर लगाने के लिए सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन कराया है। और उनका ये भी कहना है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत ऐसे लोग जिन्होंने 1.28 करोड़ की संख्या में रजिस्ट्रेशन कराया, इनके घर की छतों पर सोलर के पैनल लगाए जाएंगे, प्लांट्स लगाए जाएंगे और उससे 300 यूनिट बिजली जो है उनको मुफ्त दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं पूरे भारत देश में सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए एक तो लोगों से अपील भी की जा रही है और दूसरा इसके फायदे बताए जा रहे हैं और आने वाले भविष्य में सोलर को महत्ता देने के लिए इस प्रकार की योजना लेकर केंद्र सरकार आई है। और इसका जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1.28 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. In line with the announcement in the interim budget, PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana has been launched to install rooftop solar plants to enable 1 crore households obtain free electricity up to 300 units every month. The scheme has generated remarkable response with more than 1.28 crore registrations and 14 lakh applications, and we will further encourage it. स्वास्थ्य की नजर से देखें तो कैंसर की जो महंगी दवाएं आती हैं उन पर कुछ टैक्स जो है वो कम किया गया है। और दूसरी बात अगर मैं बता दूं आपको कि एक्सरे मशीन में जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उसके लिए ट्यूब्स में भी जो है उसको पूरी तरीका से सीमा शुल्क से बाहर किया गया है। इसके अलावा अगर मोबाइल की मैं बात करूं तो मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए और मोबाइल चार्जर, इसकी जो मूल सीमा शुल्क है इसको घटाकर बीसीडी को घटाकर 15% किया गया है। और कहीं ना कहीं मोबाइल यूज करने वाले लोगों के लिए थोड़ी राहत कही जा सकती है। और दूसरी बात जो है, कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर है क्योंकि इनकी दवाएं बहुत कॉस्टली होती हैं। उस पर किस प्रकार से इन्होंने सीमा शुल्क को कम किया है और इसका आने वाले समय में कितना फायदा होता है ये तो जो है देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल ये है कि जो कैंसर मरीज है उनके लिए एक राहत भरी खबर है। Medicine and medical equipments. To provide relief to cancer patients, I propose to fully exempt 3 more medicines from customs duties. I also propose changes in the BCD on X-ray tubes and flat panel detectors for use in medical X-ray machines under the phased manufacturing program so as to synchronize them with the domestic capacity addition. 2024-25 के बजट को ये माना जा रहा है कि ये विकसित भारत का बजट है और विकसित भारत के बजट में कहीं ना कहीं युवाओं को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। 500 बड़ी कंपनियों में जो युवा हैं वो इंटर्नशिप कर सकेंगे और हर महीने उनको 5,000 रुपए मिलेगा। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि युवाओं के लिए बजट का पिटारा जो है कुल मिला के खड़ा हुआ है और इनका ये कहना है कि 5 साल में इतने सारे जो इंटर्न हैं
वो होंगे। और साथ ही साथ जो इनको हर महीने 5,000 जो है वो डायरेक्ट इनके खाते में दिया जाएगा। कुल मिलाकर ये कहें कि स्किल इंडिया को कहीं ना कहीं प्रमोट करने के लिए युवाओं को इन बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ वो रोजगार भी पाएंगे और इन ट्रेनिंग्स के जरिए वो अपना स्वरोजगार मतलब कि स्टार्टअप भी खड़ा कर पाएंगे, उसकी बारीकियों को सीख पाएंगे और साथ ही साथ उनको मंथली 5,000 रुपीज भी दिया जाएगा जो डायरेक्ट उनके खाते में आएगा। Internship in top companies. As the fifth scheme under Prime Minister's package, our government will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. They will gain exposure for 12 months to real-life business environment, varied professions, and employment opportunities. An internship allowance of 5,000 per month, 5,000 rupees per month, along with a one-time assistance of 6,000 rupees will be provided. बजट में पहली बार नौकरी मिलने पर लोगों को क्या दिया जाएगा? 1 महीने के वेतन के बराबर 3 किश्त में रकम दी जाएगी जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के जरिए पैसा लाभार्थी के खाते में आएगा और पहली नौकरी पर ईपीएफओ खाते में ये पैसा डायरेक्ट जाएगा। तो कुल मिलाकर जो फर्स्ट टाइम जॉब में लगने वाले हैं उनकी तो भाई बल्ले बल्ले है, क्योंकि पहली जो उनकी पेमेंट होती है वो राशि इनको 3 किश्तों में मिलेगी और डायरेक्ट आपके खाते में आएगी। और साथ ही साथ टैक्स की जो मियाद है उसको भी कम किया गया है। 0 से 3 लाख वालों को निल टैक्स भरना पड़ेगा, बाकी में जो परसेंटेज है उसको विस्तार से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बताया। Scheme A, first timers. This scheme will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce in all formal sectors. Direct benefit transfer of 1 month's salary in 3 installments to first-time employees as registered in the EPFO will be up to 15,000 rupees. The eligibility limit will be a salary of 1 lakh per month. The scheme is expected to benefit 210 lakh youths. केंद्रीय बजट हो और आदिवासियों का ध्यान ना रखा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके तहत क्या किया गया? आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री उन्नत ग्रामीण योजना लेकर आए हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनको स्वरोजगार से जोड़ना, उनके सर पर छत होना और उनको जो कह सकते हैं कि महीने में एक रेगुलर इनकम मिलना, इसकी जो है तैयारी की गई है। और इसके साथ ही आदिवासियों को कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाने की भी कोशिश की गई है। और ये जो योजना है वो आदिवासी बाहुल्य ग्राम और उन जिलों में दिया जाएगा, आदिवासी परिवारों को दिया जाएगा जो उन्नत ग्राम अभियान के तहत होगा। तो आदिवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। दूसरी बात यह है कि बिहार के लिए दिल खोल कर खर्चा किया है केंद्र सरकार ने। वहां पर नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे, एयरपोर्ट बनेगा और वहां के जो धार्मिक स्थल हैं उनका भी कह सकते हैं कि सौंदर्यीकरण किया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर को देखते हुए, उसके कॉरिडोर को देखते हुए विष्णु पथ जो है उसका भी ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा और दिल खोल कर खर्चा जो है बिहार के लिए किया गया है। नीतीश कुमार को खुश किया गया है और इससे चिराग पासवान अति प्रसन्न नजर आ रहे हैं। क्या कहते हैं इस पर आप? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान for improving the socio-economic condition of tribal communities, we will launch the Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan by adopting saturation coverage for tribal families in tribal majority villages and aspirational districts.
This will cover 63,000 villages, benefiting 5 crore tribal people. Bank branches in northeastern region. More than 100 branches of India Post Payment Bank will be set up in the northeast region to expand the banking services. Power projects, including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Pir Painti, will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges, and sports infrastructure in Bihar will be constructed. An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. केंद्र सरकार के 2024-2025 के बजट की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा, रोजगार और कौशल पर 1.48 करोड़ रुपए खर्च होंगे और न्यू टैक्स रिजिम स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 75,000 रुपए 10 लाख रुपए तक अब जो टैक्स है 10% किया गया है। अगर न्यू टैक्स रिजिम पर बात करें तो 3 लाख तक आपको निल टैक्स देना होगा, 3 से 7 लाख पर 5%, 7 से 10 लाख तक 10%, 10 से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ज्यादा होने पर 30% का टैक्स देना होगा। अभी जो टैक्स स्लैब चल रहा था वो 3 लाख तक 0 था, 3 से 6 लाख तक 5% था, इसको उन्होंने 7 लाख कर दिया है। वहीं 6 से 9 लाख तक 10% था, इसको उन्होंने 7 से 10 लाख कर दिया है। वहीं अगर मैं बात करूं जो अभी 10 से 12 लाख में 15% है, ये 9 से 12 लाख था पहले और 12 से 15 लाख पर 20% था जो उन्होंने एज इट इज रखा है और 15 लाख से ज्यादा पर 30% था जो भी एज इट इज ही है। और अगर मैं बात करूं तो युवाओं के हाथ में जो है वो रोजगार की स्टिक और विकसित भारत के गोल पर नजर रखी है। ओलंपिक के लिए जो है कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। फर्राटेदार विकास पर जोर दिया गया है, वेतन भोगियों को राहत मिली है और महिलाओं के लिए हॉस्टल और बच्चों के लिए भी जो है पालना घर खोलने। इन द न्यू टैक्स regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil. 3 to 7 lakh rupees, 5%. 7 to 10 lakh rupees, 10%. 10 to 12 lakh rupees, 15%. 12 to 15 lakh rupees, 20%. And above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. बजट में ये कहा गया है कि भाई सबका ध्यान सबका उत्थान की बात की गई है। किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड से कम ब्याज पर कर्ज, गरीबों के लिए 1 करोड़ परिवारों को मिलेगा घर, गरीब कल्याण अन्न योजना जो है 5 साल के लिए फिर से बढ़ाई गई है। इसके अलावा मनरेगा में हर एक परिवार के लिए कम से कम एक सदस्य को साल में 100 दिन का रोजगार और महिलाओं के लिए हॉस्टल, शिशु गृह और साथ ही साथ इंटर्नशिप के लिए हर माह 5,000 का भत्ता और निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को खत्म कर दिया गया है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि टेलीकॉम उपकरण जो है वो महंगे हो गए हैं, प्लास्टिक उत्पाद, पेट्रोकेमिकल जो है, अमोनियम नाइट्रेट ये महंगे हैं, सिगरेट महंगी हो गई है। सस्ता क्या हुआ है? सोना, चांदी, प्लेटिनम, कैंसर की दवाएं, मोबाइल फोन, चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोलर पैनल, स्वदेशी कपड़े, जूते और दुर्लभ खनिज। इसके अलावा फिश फीड और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इसमें 44 बार टैक्स की, 20 बार विकास की, 16 बार इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया गया है और एमएसएमई को गारंटी के बगैर लोन देने की बात की गई है। आदिवासियों के लिए उन्नत ग्राम अभियान है। 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल सर्वे कराया जाएगा। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि विकसित भारत की ठोस नींव है, तो वहीं खड़गे जी का कहना है कि आधी अधूरी रेवड़ियां बांटी गई हैं और सेंसेक्स बाजार को रास नहीं आया बजट, दिन भर भारी उठापटक देखी गई।
केंद्रीय बजट में सारे राज्यों का ध्यान दिया गया और साथ ही साथ दिल खोलकर बजट में कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि खर्चा किया गया, लेकिन मध्य प्रदेश के खाते में क्या आया ये सोचने वाली बात है। 29 की 29 सीट जिस राज्य ने दिया उसके लिए कुछ खास नजर नहीं आया। खास क्या, नजर ही नहीं आया। आप क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल मीट हुई हमारे जबलपुर शहर में, रीजनल कह सकते हैं, और जिस प्रकार से कुछ कंपनियां आई हैं, आने वाला समय बताएगा कि कितनी कंपनियां यहां पर रहती हैं, प्लांट लगाती हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, उद्योग धंधे बढ़ते हैं। लेकिन केंद्रीय बजट के अगर मैं बात करूं तो उसमें मध्य प्रदेश को सौगात के नाम पे कहीं कुछ मुझे नजर नहीं आया। अगर आपको आया हो तो जरूर उसका वीडियो या फिर उसकी फोटो या कमेंट के माध्यम से हमें बताने का कष्ट करेंगे। 2024-25 के इस बजट को लेकर कईयों की धारणाएं अलग अलग हैं, और अगर मैं बात करूं हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर की, तो पहली बार लोकसभा के सांसद बने हैं आशीष दुबे। आशीष दुबे जी की पहले मुलाकात हुई नहीं हुई, बजट को लेकर कुछ बात हुई कि नहीं हुई, जबलपुर को क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया ये उनके सामने है। लेकिन ये कह रहे हैं कि भैया जो बजट है वो दूरदर्शी दस्तावेज है और भारत की वृद्धि और रोड मैप को देखकर प्रस्तुत किया गया है, और स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, प्रतिबद्धता का प्रमाण है, किसानों और युवाओं पर जोर दिया गया है, और भारत की जो विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की जो एक सोच है उसको कहीं ना कहीं कामगार के रूप में प्रदर्शित किया गया है। वहीं अगर राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि की मैं बात करूं तो कुल मिलाकर उन्होंने सारी ही केंद्र की योजनाओं की बात कर डाली और कह दिया कि सभी वर्गों को ध्यान में रखकर किया गया है। उधर मैं अगर राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा जी की बात करूं तो उनका ये कहना है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है और जरूर इस बजट को राजनीति से जोड़ दिया गया है, और जिस प्रकार से बिहार, आंध्र प्रदेश को खुलकर पैसा दिया गया है, पैकेज दिया गया है, तो वहीं अगर मैं बात करूं बाकी स्टेट की तो उसमें कोई भी प्रोफेशनल अप्रोच नहीं दिखी, पॉलिटिकल जरूर दिखी। और देश का जो नौजवान है आज काफी परेशान है, बेरोजगारी की मार झेल रहा है, रोजगार का इंतजाम किया जाना चाहिए। और जबलपुर की बात करें तो आयुध निर्माणियों का निगमीकरण कर दिया गया है, जो बेहद अफसोसजनक है। मध्य प्रदेश राज्य का 2024-25 का बजट पास हो चुका है और केंद्र ने भी अपने बजट को प्रस्तुत कर दिया है। किस राज्य को क्या मिला ये सबसे जो है छुपा नहीं है, और बिहार और आंध्र प्रदेश को झोली भर भर के जो है पैकेज दिया गया है। मध्य प्रदेश के खाते में कुछ भी नहीं आया है, लगभग ये माना जाए। दूसरी बात यह, केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत लाभ मिल सकता है, स्टार्टअप वालों को मिल सकता है, महिला उद्यमियों को मिल सकता है, और इसके अलावा जो है बच्चे जो एजुकेशन लोन लेते हैं उनको मिल सकता है, और जो पहली बार नौकरी पाने के लिए कार्य कर रहे हैं, पहली बार जिनको नौकरी मिलेगी उनको मिल सकता है, वेतनधारियों को मिल सकता है। महंगाई पर क्या बात की गई है, टैक्स पर क्या बात की गई है, और जहां तक होम लोन की बात की है तो लोगों का ये सोचना था कि कम से कम 3 लाख वाला जो फंड है उसको बढ़ाया जाएगा, मगर ऐसा हो न सका। लेकिन इस बीच जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव, उनका कहना है जो महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए देते थे, इस बार अगस्त में 250 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है, और 1 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक जो है सारे मंत्री, सारे जनप्रतिनिधि महिलाओं से राखी बंधवाएंगे, बस्तियों में जाएंगे, अपने अपने मंडल स्तर पे बहनों से राखी बंधवाएंगे और उनकी रक्षा का संकल्प भी लेंगे। मोदी जी ने 4 जातियां बताई है, महिला, युवा, किसान, गरीब। ऐसे में बहनों के लिए सावन माह में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर 1250 की जो राशि मिल रही है उसके अतिरिक्त इस माह अगस्त में रक्षाबंधन के अवसर पर 250 रुपया प्रति बहन के लिए विशेष रूप से अलग से खाते में राशि डाली जाएगी। और हमने सामाजिक बंधुत्व के भाव के आधार पर बहनों से राखी बंधवाने के लिए हमारे सभी मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद, समस्त जनप्रतिनिधियों से मैं अपेक्षा करता हूं कि वे 1 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त रक्षाबंधन तक अलग अलग बस्तियों में, मोहल्ले में, गाँव में, जहां जहां बहनें रहेगी, रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को संपन्न करेंगे। आइए हम सब अपनी बहनों के साथ इस पर्व को धूमधाम से मनाएं। रक्षाबंधन का पावन पर्व बहन भाइयों के लिए एक अद्भुत पल होता है। मेरी अपनी ओर से सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई।
भाई संसद में विपक्ष के ही नहीं बल्कि पक्ष के भी माइक बंद हो जाते हैं और बजट सत्र के दौरान जब निर्मला सीतारमण जी बोल रही थी उस दौरान उनका भी माइक एक दो बार बंद हुआ। तो उन्होंने बकायदा बोला कि भाई सर न सिर्फ विपक्ष का बल्कि मेरा भी माइक बंद हो गया है, इसलिए ये सोचना कि सिर्फ विपक्ष के ही माइक बंद हो जाते हैं इट्स अ टेक्निकल फॉल्ट। और सभी इस पर हंस दिए। और उसके बाद अगर मैं बात करूं राज्यसभा की तो हमारे जो उपराष्ट्रपति जी हैं जगदीश धनखड़ जी, उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव को उनके जन्मदिन की बधाइयां दी। तो जब जन्मदिन की बधाइयां दी तो वो कहने लगे कि भैया बहुत ही शॉर्ट में आपने बधाई दी। फिर वो डिटेल में बातचीत करने लगे कि नहीं भाई आपका जो राजनीति का दायरा काफी बड़ा है, आपका जो पुत्र है वो भी राजनीति में है और वो भी संसद में आता है, और बहुत सारी बातें की। और कहीं ना कहीं लोग जो है ठहाके मारने लगे क्योंकि जगदीश धनखड़ जी एट प्रेजेंट काफी एक्टिव रहते हैं। और दूसरी बात फिर उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे याद किया, मेरे जन्मदिन पर विश किया। और सभी लोग जो हैं एक वो कहते हैं ना कि हंसी वाला माहौल बन गया। इस पर आप क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। For now at least, NCLAT in Chennai would serve the purpose. However, I do appreciate that we need to have greater number of appellate tribunals, but this is not something which I can just do. Oh, sir, my mic is off. So it's not only the opposition members' mics which are getting off, even mine is off, if that satisfies you. Sir, but my answer is not complete. NCLT, both NCLT and NCLAT appointments are being taken up seriously by all of us. We are trying to fill it speedily. Let me assure the member that filling up these positions are happening with greater sense of urgency. We had the occasion to greet you on your birthday. Thank you, sir. Thank you. But very short introduction. No, sir. I found in that. It was very long. No. Very, sir. I watched No, it. I reflected your career. Your son as a minister. Okay. Your son-in-law as a member of Lok Sabha. Okay. I want, sir. I will have it sent to you, sir. I will have it sent to you today. No, I am thankful to you. At least you remembered me. Sir. Sir, I remembered you on two occasions. One, on the day of your birthday, when I called you, and you blessed me. And secondly, yesterday in the house, as per practice. Okay, sir. Thank you very much for that. कल बजट पेश हुआ, उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना मान्य खड़गे जिलेबी, एक सेकंड, ये दो छोड़ के मान्य किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं। साथियों, भारत के लोकतंत्र की जो गौरव यात्रा है उसमें ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में मैं देख रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी, हमारे सभी साथियों को भी ये अत्यंत गर्व का विषय है कि करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये भारत के लोकतंत्र की गौरव यात्रा की अत्यंत गरिमापूर्ण घटना के रूप में देश इसे देख रहा है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय सिया राम।